हेलो गाइस, वेलकम टू शांत लर्निंग। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम अपना क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर का पार्ट 1 पहले से ही अपलोड कर रखा है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड्स, हमने पहले चैप्टर में शोविंग तक पूरा पढ़ लिया था। इस पार्ट में हमें एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स से स्टार्ट करना है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, द सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू सॉइल इन फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब यह है कि वह सब्सटेंस जो कि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में डाले जाते हैं, जिससे जो प्लांट है उनकी हेल्दी ग्रोथ हो उसे हम मैन्योर और फर्टिलाइजर्स कहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ बुझो कह रहा है, आई सॉ अ हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फार्म, इन द नेबरिंग फार्म द प्लांट्स वर वीक, वाई डू प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर्स। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर यह है कि एक प्लांट दूसरे प्लांट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और वीकर इसलिए होता है क्योंकि जो स्ट्रॉन्गर प्लांट होता है उसमें फर्टिलाइजर्स और मैन्योर डाले रहते हैं, तब तब वह बहुत ही स्ट्रांग होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स। जो सॉइल होता है वही मिनरल न्यूट्रिएंट्स क्रॉप प्लांट्स को सप्लाई करता है। दिस न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। यह न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के ग्रोथ के लिए बहुत ही एसेंशियल होता है। इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। अब कुछ जगह फार्मर्स जो होते हैं वह ऐसा करते हैं कि जैसे एक क्रॉप हो गया, अब उसका हार्वेस्टिंग हो गया, सब कुछ उसका हो गया, तो उसी जगह पे एक और क्रॉप उगा देता है। द फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो। इसकी वजह से जो फील्ड होता है वह कभी भी खाली नहीं रह पाता है। अब आगे बोलता है, इमेजिन व्हाट हैपन्स टू द न्यूट्रिएंट्स। अब आप लोग सोचिए कि न्यूट्रिएंट्स का क्या होता होगा। कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। अब हम लोग लगातार जो क्रॉप्स फसल उगाते रहते हैं उसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल के वह ख़त्म हो जाते हैं। Therefore, farmers have to add manure to fill to replenish the soil with nutrients. This process is called manuring. अब इसके लिए फार्मर्स जो होते हैं वह सॉइल में मैन्योर डालते हैं। अब मैन्योर मैं बता देता हूँ क्या होता है। मैन्योर को हिंदी में हम कहते हैं खाद। और खाद हमारा कोई कुछ भी हो सकता है, जैसे हमारा काउडंग हो गया और भी बहुत से वेस्ट हो गए जिनको हम गड्ढे में दबा के रख देते हैं कुछ दिनों के लिए, तो वो भी मैन्योर बन जाता है। इन्हीं सबको हम मैन्योर कहते हैं। तो जो फार्मर्स होते हैं वह सॉइल में मैन्योर डाल देता है ताकि उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो फिर से ग्रो हो सकें। इस प्रोसेस को हम मैन्योरिंग कहते हैं। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट्स। अब अगर हम मैन्योरिंग अच्छे से नहीं करेंगे या इनसफिशिएंट मैन्योरिंग करेंगे तो इसकी वजह से जो हमारे प्लांट्स या पौधे उगेंगे वो बहुत ही वीक होंगे। अब फ्रेंड्स, आगे हम पढ़ते हैं। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल वेस्टेज। मैंने आपको अभी बताया कि जो मैन्योर होता है वह एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो कि प्लांट्स और एनिमल के वेस्टेज के डिकम्पोजिशन से बना होता है। अब आगे पढ़ते हैं। फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। अब जो फार्मर होते हैं यह प्लांट और एनिमल वेस्ट को गड्ढों में रख देता है और उसे डिकम्पोज होने के लिए छोड़ देता है। द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब यह जो डिकम्पोजिशन होता है यह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है। द डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। अब यह जो डिकम्पोज्ड मैटर होता है वह ऑर्गेनिक मैन्योर के तौर पर यूज़ होता है। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट वेरी कंपोस्टिंग इन क्लास 6th। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ एक एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी 1.2। मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि इस एक्टिविटी में क्या करना है। आपको एक
3 वेसल्स या पॉट लेने हैं और उसमें मूंग या ग्राम सीड्स कुछ भी डाल देना है। अब उन सबको नेम दे दीजिए ABC, ठीक है। अब जो ए वाला ग्लास है हमारा, उसमें आप थोड़ा सा मैन्योर डाल दीजिए, जैसे काउडंग डाल दीजिए आप। फिर बी में यूरिया थोड़ा सा डाल दीजिए और सी में थोड़ा, मतलब कुछ मत डालिए, बस वो मिट्टी ही रहेगी। तो इससे हमें यह पता चलेगा कि जो ए होगा वो थोड़ा धीरे होगा, बी जो होगा वो थोड़ा तेज़ी से उगेगा और सी होगा वो बहुत मतलब धीरे उगेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ए में हमने मैन्योर डाला इसलिए वो थोड़ी तेज़ी से उग रहा है, बी में हमने फर्टिलाइजर्स डाला तो यह बहुत तेज़ी से उगता है, और सी में हमने कुछ नहीं डाला इसलिए यह इसमें से यह बहुत धीरे उग रहा है। अब आगे हम पढ़ते हैं। डेड प्लांट्स इन ऑल ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस। अब यह बोल रहा है कि जो हमारा प्लांट्स है वह एक ही तेज़ी से बढ़ रहा है? नहीं, वह एक ही तेज़ी से नहीं बढ़ा है। विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, इन विच ग्लास वॉज द ग्रोथ फास्टेस्ट? तो हम इस बता देते हैं कि बी में ग्रोथ फास्टेस्ट था क्योंकि उसमें यूरिया डाला गया था, जो जिसकी वजह से प्लांट्स बहुत जल्दी उग रहे हैं। अब हमारा आ गया फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। अब फर्टिलाइजर्स हमारे केमिकल होते हैं जो कि पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट पे बहुत ही रिच होता है। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर? अब ये मैन्योर से डिफरेंट कैसे होता है, पढ़ते हैं हम। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। जो फर्टिलाइजर्स हमारे होते हैं वो फैक्ट्रीज में उगाए जाते हैं, और इनके एग्जांपल्स हैं यूरिया, एल्युमिनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश, NPK, जिसको हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम कहते हैं। ये सब हमारे कुछ एग्जांपल थे फर्टिलाइजर्स के। अब हम आगे पढ़ते हैं। द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज हेल्प फार्मर्स टू गेट बेटर yield ऑफ क्रॉप्स सच एज वीट, पैडी एंड मैजे। जो हमारा फर्टिलाइजर्स होता है वह किसानों को बेटर याइल्ड करने, फसल की बेटर याइल्ड के लिए बहुत ही मदद करता है, जैसे वीट में, पैडी में, मैजे में, एक्सेट्रा में। बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। लेकिन अगर हम ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर्स को यूज़ करेंगे तो जो हमारी सॉइल होगी वह कम फर्टाइल हो जाएगी। फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। अब जो हमारा फर्टिलाइजर्स है वह भी एक वाटर पॉल्यूशन का सोर्स भी बन चुका है, इसीलिए हमें फर्टिलाइजर्स का कम इस्तेमाल करना चाहिए। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल वी हैव टू substitute fertilizers with organic manure or leave the field uncultivated in between two crops। अब फर्टिलिटी ऑफ सॉइल के लिए को बरकरार रखने के लिए हमें सब्सटीट्यूट फर्टिलाइजर्स को यूज़ करना चाहिए ऑर्गेनिक मैन्योर के साथ, या हमें फील्ड को छोड़ देना चाहिए जब 2 फसलों को उगाया जाता है कुछ दिनों के लिए, जैसे 1 महीना, 2 महीना या थोड़ा कम। द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। इट रिप्लेसेस द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स। अब जो मैन्योर होता है वो सॉइल को रिप्लेसेस करता है न्यूट्रिएंट्स से, और मैन्योर सॉइल टेक्सचर को भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव करता है। अब हम आगे पढ़ते हैं। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। जो एक और मेथड होता है रिप्लेनिशिंग करने का सॉइल को न्यूट्रिएंट्स से, मतलब रिप्लेनिशिंग में आपको बता दे रहा हूँ, न्यूट्रिएंट्स रीच करने के लिए वह एक और प्रोसेस है जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन, और दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली। अब यह हो सकता, ये ना ऐसे हो सकता है कि जो क्रॉप्स उगाए जाए वह थोड़े कुछ दिनों पे उगाए जाएँ या अलग अलग क्रॉप्स उगाए जाएँ। अर्लियर फार्मर इन नॉर्दर्न इंडिया यूज्ड टू ग्रो लेगम्स एज फॉडर इन वन सीजन एंड वीट इन द नेक्स्ट सीजन। अब जो हमारे फार्मर्स होते थे पहले, वह नॉर्दर्न इंडिया में वह सब एक क्रॉप रोटेशन को ऐसे यूज़ करते थे कि पहले लेग्यूम्स उगाते थे एक सीज़न में और फिर वीट उगा देते थे दूसरे सीज़न में, जिसकी वजह से क्रॉप रोटेशन हो जाता था और जो सॉइल होता था वह न्यूट्रिएंट रिच हो जाता था। दिस हेल्प्ड इन द रिप्लेसमेंट ऑफ द सॉइल विथ नाइट्रोजन। अब यह सॉइल के
रिप्लेनिशमेंट में भी बहुत यूज़ करता था नाइट्रोजन के साथ। फार्मर्स आर बीइंग इनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। अब जो फार्मर होते थे वह बहुत इनकरेज होते थे इस प्रैक्टिस को अडॉप्ट करने के लिए। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया। आपने प्रीवियस क्लासेस में एक बैक्टीरिया के बारे में सुना होगा जिसका नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। अगर आपने नहीं सुना है तो मैं आपको ये बता दूं कि जो रूट्स होता है उसके जो नोड्यूल्स होते हैं उसमें यह बैक्टीरिया रहता है जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। दीज आर प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ रूट्स ऑफ लेगुमिनियस प्लांट्स। हाँ, एक बात आप याद रखिएगा कि जो राइजोबियम होता है वो रूट्स ऑफ लेगुमिनियस प्लांट्स में ही होता है। दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और वह एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को भी रिड्यूस करता है, मतलब फिक्स करता है, सॉरी। अब हमारा टेबल 1.1 है, डिफरेंसेस बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर। मैं आपको ये बता देता हूँ। पहला, फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र इज़ अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। जो हमारा फर्टिलाइज़र है वह एक इंसानों के द्वारा बनाया गया इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, जबकि जो मैन्योर है वह एक नेचुरल सब्सटेंस है जो कि एनिमल्स और प्लांट्स के डिकम्पोजिशन से भी बनाया जाता है। दूसरा, फर्टिलाइजर्स इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। जो हमारा फर्टिलाइजर्स होता है वह फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। और मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स। और जो हमारा मैन्योर है उसको हम फील्ड में भी बना सकते हैं। अब हमारा अगला है, फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू सॉइल। जो फर्टिलाइज़र होता है वह कोई ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करता है सॉइल को, जबकि जो मैन्योर होता है वह बहुत ह्यूमस प्रोवाइड करता है सॉइल को। अगला है, फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो बहुत रिच होते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स में, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। और मैन्योर इज़ रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। और जो हमारा मैन्योर होता है वह कम न्यूट्रिएंट्स रिच होता है थोड़ा सा। अब टेबल 1.1, अब आगे हम पढ़ते हैं। टेबल 1.1 गिव्स द डिफरेंसेस बिटवीन अ फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। जो टेबल 1.1 है वो फर्टिलाइजर और मैन्योर में डिफरेंसेस बताता है। अब हम पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स। जो हमारा ऑर्गेनिक मैन्योर होता है उसको हम फर्टिलाइजर से अच्छा मानते हैं, क्योंकि इट इन्हांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। यह वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल बहुत अच्छा करता है। सेकेंड, इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम ईजी। यह सॉइल को पोरस करता है जिसकी वजह से जो गैसेस होते हैं वह एक्सचेंज होने में बहुत इजी बन जाता है। अब अगला है, इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। अब जो हमारे फ्रेंडली माइक्रोब्स हो गए जैसे अर्थवर्म या उसे हम केचुआ कहते हैं, इन सबको मैन्योर ग्रो करता है। अब हमारा अगला है, इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। यह टेक्सचर ऑफ सॉइल को इम्प्रूव करता है। अब हम आगे पढ़ते हैं इरिगेशन 1.6 इरिगेशन। तो फ्रेंड्स अब हम इरिगेशन के बारे में पढ़ते हैं। पहले मैं बता दूं इरिगेशन होता क्या है। आप अगर अपने गांव पे गए होंगे तो वहाँ आपने देखा होगा कि जो सॉइल्स होते हैं उनमें पानी दिया जाता है, एक सफिशिएंट मात्रा में पानी दी जाती है। उसी को हम इरिगेशन या हिंदी में उसे सिंचाई कहते हैं। तो इसको भी हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव। ये तो आपको पता ही है कि जो जीव जंतु होते हैं उन सबको पानी चाहिए होता है जीने के लिए। वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो वाटर होता है वो प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। वाटर इज़ एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स। जो वाटर होता है वह प्लांट्स रूट्स की वजह से एब्जॉर्ब होता है। अलॉन्ग विथ वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब। जो अगर वाटर के साथ साथ मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स भी एब्जॉर्ब होते हैं तो प्लांट्स कंटेन नियरली 90% ऑफ वाटर। लेकिन जो प्लांट्स होता है वह करीबन 90% वाटर ही कंटेन करता है। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक्स प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। अब वाटर इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो जर्मिनेशन होता है सीड्स का, आपने जर्मिनेशन को प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, वह सूखे कंडीशंस में मतलब नहीं हो पाता है। उसको मतलब उसको पानी चाहिए। अब आगे हमारा है, न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। अब जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो डिजॉल्व होते हैं वाटर में, वह हर पार्ट में ऑफ द प्लांट में डिजॉल्व किए जाते हैं।
अब हमारा आगे है वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करेंट्स। अब जो वाटर है वह हम हमारे क्रॉप को फ्रॉस्ट और जो हॉट एयर करेंट्स होता है उनसे बचाता है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। अब हमें अगर मॉइस्चर मतलब सॉइल की नमी को बरकरार रखना है और हेल्दी क्रॉप्स को ग्रोथ करना है तो हमें समय समय पे खेतों में पानी डालना चाहिए, जिसकी वजह से जो हमारे क्रॉप्स हैं वो सही मात्रा में उग सके। अब हमारा आगे है द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। अब जो सप्लाई होता है वाटर को, नहीं सॉरी, जो सप्लाई होता है क्रॉप्स को रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे उसे हम इरिगेशन कहते हैं। सही टाइम पे जब हम पानी देते हैं वो खेतों में तो उसे हम इरिगेशन कहते हैं। अब हमारा आ गया द टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। जो टाइम होता है और फ्रिक्वेंसी होता है इरिगेशन का वो क्रॉप से क्रॉप तक बहुत ही वेरी करता है, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। इन समर द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हायर। अब गर्मियों में जो हमारा फ्रिक्वेंसी होता है वाटरिंग का वो बहुत ही ज़्यादा होता है, हायर होता है। वाई इज इट सो? ऐसा क्यों होता है? Could it be due to increased rate of evaporation of water from the soil and the leaves? क्या ये इंक्रीज रेट ऑफ इवोपोरेशन की वजह से होता है पानी और सॉइल में और पत्तों के में? अब यहाँ बुझो करें आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट्स। लास्ट समर माई प्लांट्स ड्राइड अप एंड डेड। अब बुझो कर रहा है कि मैं इस साल बहुत ही केयरफुल हूँ अपने पौधों को पानी देने में, क्योंकि पिछले साल मेरे जो पौधे थे वो डेड हो गए बहुत जल्दी और मर गए। अब हमारा आ गया सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनल्स। जो हमारे सोर्सेज होते हैं वो इरिगेशन के लिए वो हैं वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, डैम और कैनल्स। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ते हैं ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट रीजन फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड। आपने कुआं देखा होगा, तो कुएं में से पानी निकाला जाता है और फिर उस पानी का यूज़ किया जाता है। ऐसे ही जो पहले जो होता था वो इरिगेशन ऐसे ही होता था कि ज़मीन के अंदर से पानी निकाला जाता था और फिर उसे खेतों तक पहुंचाया जाता था। अभी हम आगे पढ़ते हैं। कैटल और ह्यूमन लेबर इज़ यूज्ड इन दिस मेथड्स। अब इन सब मेथड्स में जानवरों और आदमी का बहुत इस्तेमाल होता है। सो दिस मेथड्स आर चीपर। इसलिए यह जो मेथड होता है वो चीपर होते हैं बट लेस एफिशिएंट। वह सस्ते होते हैं लेकिन बहुत ही मतलब मेहनत पड़ती है इन सब टाइप्स ऑफ इरिगेशन में। अब हम आगे पढ़ते हैं। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर मोट और चेन पम्प। अब यहाँ आप देख सकते हो कि कुएं में से पानी निकाला जा रहा है और इस पानी को क्रॉप्स में सप्लाई किया जा रहा है। इसको हम मोट कहते हैं। अब हमारा चेन पंप आप देख सकते हैं, यह है चेन पंप। इससे रस्सी से खींचा जाता है और यह नीचे से पानी निकाल के वो सप्लाई कर देता है क्रॉप्स में। और फिर हमारा है ढेकली। अब ढेकली में आपको बता देता हूँ ढेकली क्या होता है। कुएं में से पानी निकाला जाता है और बाल्टी में से उसे दूसरी बाल्टी में ट्रांसफ़र करके उसे क्रॉप्स में सप्लाई कर दिया जाता है। अब हमारा अगला है राहत। अब राहत और लीवर सिस्टम होता है जिसमें इधर ग्राउंड टू ग्राउंड में एक पाइप कनेक्टेड होती है जो कि ज़मीन के अंदर से पानी निकाल कर बाहर पर सप्लाई करती है और इसके लिए हमें कैटल का यूज़ करना पड़ता है। अब हमारा आगे है पम्प्स आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर। जो पम्प्स होते हैं वो वाटर को लिफ्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज टू रन दिस पम्प्स। अब इन सबको रन करने के लिए डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी यही सब इन सब पंप्स को रन करने में यूज़ होता है। अब हम आगे पढ़ते हैं मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। अब हमारी टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रांग हो चुकी है और आजकल बहुत से ऐसे मेथड्स आ चुके हैं जो कि महंगे तो होते हैं लेकिन उनमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है
वह मतलब बहुत ही कम मेहनत में इरिगेशन भी हो जाता है और टाइम भी नहीं लगता है। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली। जो हमारा मॉडर्न मेथड है इरिगेशन का, वह वाटर को इकोनॉमिकली यूज़ करने में बहुत ही मदद करता है। जो मेन मेथड्स होते हैं इन मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन के, वो है पहला स्प्रिंकलर सिस्टम। जो दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। अब यह ऐसे जगहों पे ज़्यादा यूज़ होता है जहाँ पे पानी कम होता है। इसमें यह होता है, मैं इतना बड़ा आपको पढ़ा के नहीं बताऊँगा, मैं इसको आराम से बता देता हूँ। स्प्रिंकलर सिस्टम में ये होता है कि बारिश की तरफ पाइप से बूंदें निकलने लगती हैं बहुत सारी, और छिटके जिसे हम कहते हैं, और यह प्लांट्स पे पड़ते ही सारे प्लांट्स को अच्छे से इरिगेशन कर देते हैं और हमारा इरिगेशन हो जाता है। और स्प्रिंकलर सिस्टम बारिश की तरह होते हैं जिससे बूंद बूंद से क्रॉप्स के रूट्स तक पहुंच जाता है पानी, और क्रॉप्स ग्रोथ करता है। सेकेंड हमारा ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम वह सिस्टम होता है कि जैसे हमारा कोई कुआं हो गया और कुएं में पाइप लगा के अंदर ज़मीन के अंदर अंदर ही हम क्रॉप्स को इरिगेट कर देते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब हमने इरिगेशन पूरा पढ़ लिया है। हाँ, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ ड्रिप सिस्टम के बारे में। ये मैं आपको पूरा पढ़ा के बता देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप नियरली द रूट्स। इस ड्रिप सिस्टम में ये होता है कि जो पानी होता है वह ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली रूट्स तक पहुंच जाता है, इसलिए इसे ड्रिप सिस्टम कहते हैं। और यह बेस्ट टेक्निक होता है फ्रूट को वाटरिंग करने के लिए, गार्डन को और ट्रीज को। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल, और इससे वाटर भी वेस्ट भी नहीं होता। इट इज़ अ बोन इन रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर, और इसे हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर का पुअर होता है, मतलब उतना अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर नहीं होता है। अब हम पढ़ते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम। ये भी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैंने उल्टा बता दिया आपको। दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। ठीक है। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग nozzles are joined at main pipeline at regular interval. When water is allowed to flow through the main pipe under pressure, with it escapes from rotating, it gets sprinkled। नहीं, मैंने आपको सही बताया है, बस ड्रिप सिस्टम में थोड़ा सा गलत बता रहा था जो कि मैंने करेक्ट कर लिया है। अब फ्रेंड्स हम आगे पढ़ते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब मैं बता दूं वीड्स क्या होता है। अब वीड्स वह अनडिज़ायरेबल प्लांट्स होते हैं जो कि क्रॉप्स के बीच में उग जाते हैं, जिसकी वजह से क्रॉप सही से उग भी नहीं पाते हैं। हम यहाँ इसको पढ़ते हैं। बूझो एंड पहेली वेंट टू अ नियर बाय वीट फील्ड एंड सॉ दैट देयर वर सम अदर प्लांट्स इन द फील्ड। अब बूझो और पहेली एक पास ही के फील्ड में गए और वहाँ देखा कि क्रॉप्स के बीच में ही, कुछ वीट फील्ड के बीच में ही कुछ और भी प्लांट्स उग गए थे। अब मुझे पूछता है हैव दीज अदर प्लांट्स बीन प्लांटेड परपोजली। क्या यह जो अदर प्लांट्स होता है ये जानबूझकर लगाए गए हैं? आइए हम बूझो का आंसर करते हैं। इन अ फील्ड मेनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो मैनुअली। अब फील्ड में बहुत से अलग अलग अनडिजायरेबल प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं नेचुरली, और इन अनडिजायरेबल प्लांट्स को हम वीड्स कहते हैं। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। अब जो रिमूवल ऑफ वीड्स को हम वीडिंग कहते हैं। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स कंप्लीट द क्रॉप प्लांट्स फॉर न्यूट्रिएंट्स स्पेस एंड लाइट। अब वीडिंग इसलिए नेसेसरी होता है, मैंने पिछले पार्ट में ये बताया था कि जो दो प्लांट्स के बीच में सफिशिएंट डिस्टेंस होना चाहिए जिसकी वजह से एक प्लांट को सही मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिल सके। इसीलिए यह जो वीड्स उग जाते हैं यह भी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं और इनसे कोई हम लोग को फायदा भी नहीं होता है, इसलिए इसको हटाना ज़रूरी होता है। अब हम आगे पढ़ते हैं। दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग। अब कुछ वीड्स ऐसे होते हैं जो कि हार्वेस्टिंग में भी बहुत इंटरफेयर करते हैं, और यह पॉइजनस भी हो सकते हैं एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के लिए। अब हम आगे पढ़ते हैं। फार्मर्स अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। जो फार्मर्स है वह बहुत ही
बहुत ही तरीके निकाल चुके हैं जिसकी वजह से वीड्स का ग्रोथ कंट्रोल हो सके। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प्स इन अपरूटिंग ऑफ एंड किलिंग ऑफ वीड्स। अब हम जैसे प्लगिंग करते हैं जब, तो प्लगिंग से जो अनडिजायरेबल प्लांट्स के रूट्स होता है वो टर्न हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो वीड्स मर जाते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं, विच में देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स। अब जो बेस्ट टाइम होता है वीड्स को रिमूव करने का, वह ये फ्लावर्स और सीड्स प्रोड्यूस होने से पहले होता है। अब हम आगे पढ़ते हैं, द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स। जो मैनुअल रिमूवल होता है वह फिजिकल फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय uprooting or cutting them close to the ground from time to time. This is done with the help of खुरपी। अब वीडिंग टिलिंग के मेहनत टिलिंग के साथ साथ हम वीड्स को ऐसे भी हटा सकते हैं। खुरपी से हम जब प्लगिंग करेंगे, अगर हम खुरपी से मतलब पलाटेंगे मिट्टी को, तो जो उसके रूट्स होंगे वो बाहर आ जाएंगे और वो मर जाएंगे। और सीड ड्रिल इज ऑल्सो यूज टू अप्रूट वीड्स। अब जो सीड ड्रिल है वो भी वीड्स को अप्रूट करने में बहुत मदद करता है। अब हम आगे पढ़ते हैं, वीड्स आर कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड्स। अब जो हमारे वीड्स होता है उनके लिए एक दवा भी होती है जिसे हम वीडिसाइड्स कहते हैं, जो कि मदद करती है वीड्स को ना उगने में। अब हम आगे बढ़ते हैं, लाइक 2,4-D। अब 2,4-D भी एक बहुत ही अच्छा वीडिसाइड्स है। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड्स टू किल द वीड्स। यह फील्ड में स्प्रेड होता है वीड्स को किल करने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स। वह क्रॉप्स को बिल्कुल डैमेज नहीं करता है। द वीडिसाइड्स आर डिल्यूटेड विथ वाटर।